नमस्कार। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 70वें एपिसोड में हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं एकता रमन और आज मैं बेहद एक्साइटेड हूं क्योंकि जिन लोगों को आज मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूं और न्यूज़ एनसीआर जिनसे आज बात करेगा वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में कि इनकी कांस्टेंट रिक्वायरमेंट रहेगी कि पूरी सोसाइटी इनके साथ मिलकर काम करे, तभी इस विषय में कुछ हो पाएगा। मैं बात तो कर रही हूँ ब्लड डोनेशन की, लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट्स हैं प्लेटफॉर्म पे, आई वुड लाइक टू वेलकम देम एंड इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन। वील स्टार्ट विद मिस्टर दीपक प्रसाद। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द रोटरी ब्लड बैंक और ये कोई नया नाम नहीं है, ना दीपक जी का और ना रोटरी ब्लड बैंक का। तो ये कम्प्लीटली रोटरी के वेरियस क्लब्स के थ्रू ब्लड डोनेशन के काम पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इनकी अचीवमेंट्स हम धीरे धीरे बताएंगे। इनके पास एक रिक्वायरमेंट आती है और उस रिक्वायरमेंट को कैसे अलग अलग क्लब्स की मदद से पब्लिक तक पहुंच के उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल करते हैं, वो एंगल हमें दीपक जी बताएंगे। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर विकास शर्मा, हु इज़ द एसएमओ इंचार्ज। ये थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले हैं, तो बहुत कम लोगों ने इनको शायद किसी पोर्टल पे या कहीं सामने आते देखा होगा, बट इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। सर, एम आई राइट? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, सो विच इन्वॉल्व्स ऑल दी एरियाज़ अराउंड, इंक्लूड्स ऑल दोज एरियाज़ अराउंड। उनकी बेसिकली ब्लड रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, और बीके हॉस्पिटल हो या जहाँ फ्री सर्जरीज़ होती हैं, एक्सीडेंटल केसेस, थैलेसीमिया केसेस, सो उनकी पूरी अथॉरिटी डॉक्टर विकास शर्मा के पास है और ये पर्दे के पीछे से काम करने वाले हैं। और मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर उमेश अरोड़ा, हु इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर फेस एंड अ नेम इन द सोसाइटी। पिछले इतने सालों से उमेश जी ब्लड डोनेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं और ना सिर्फ रेयर ब्लड ग्रुप्स अरेंज कर पाना फॉर रेयरेस्ट ऑफ केसेस, बट पैन इंडिया, people say, and we can also vouch for that he is known to arrange blood चाहे जैसे भी हो. So to start with three such important people working on such an important project, which is the blood donation, let us start we'll start with Dr. Vikas Sharma first. Dr. Saab, considering that पैंडमिक में जैसे लोग भी कहते हैं कि ब्लड की इतनी रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी, प्लाज्मा पे काम हो रहा था, लेकिन थैलेसीमिया और एक्सीडेंट केसेस तो ऐसे रहे ही जिनके लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। तो पहले तो आप ये बताइए हमें कि कोविड के कारण कितने चैलेंजेस रहे, ब्लड की कितनी यूनिट्स की कमी में हम चलते थे, नेगेटिव थे, क्या था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड की बहुत दिक्कत आई थी, डोनर्स नहीं आ रहे थे, और एक सबसे बड़ा डर डोनर्स के अंदर ये था कि कहीं हम बीके में जा रहे हैं या कहीं प्राइवेट जा रहे हैं, हमें कहीं कोविड का संक्रमण ना हो जाए। तो इस करके बहुत चैलेंजेस हमारे पास आए, लेकिन विद गॉड ग्रेस और हमारी मेहनत ने इस चीज़ को कामयाब किया। और उस चीज़ में दीपक जी का हमारे और मेनली हमारे उमेश जी का, महावीर इंटरनेशनल से जो हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। और समय समय पर प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमने जो CPT हम देते थे प्लाज्मा, वो लोग भी हमने लोगों को मुहैया करवाई है। और वो काफ़ी लोगों को हमने इनकरेज भी किया है कि आइए ब्लड दीजिए। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने लोग थे या मेरे जानकार जितने लोग थे, उनको मोटिवेशन किया हमने, पर्सनली दिया जाके। और जगह जगह फिर भी हमने कोशिश करी कि हम ब्लड कैंप लगाएं। जितने भी हमसे ब्लड कैंप लगाए गए, कई बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 4 यूनिट ही आए ब्लड कैंप से, लेकिन ठीक है, पूरे कैंप में केवल 4 यूनिट ही आई वो, लेकिन फिर भी हमने वो 4 यूनिट भी कलेक्ट करी जाके। तो सब सहयोग से सारी चीज़ें हमने जी। उस स्टेज आपने को कहा ब्लड बैंक का आयोजन, तो मेरा ये सवाल उमेश जी से है। उमेश जी, शहर में पता नहीं कितने सालों से ही मैं भी बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स देख रही हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि ये सारा ब्लड जाता कहाँ है, लोगों का ये सवाल होता है। तो क्योंकि आज तक हमें ये पता ही नहीं कि जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो कहाँ यूटिलाइज़ किया जा रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसीलिए आम जनता अक्सर ये सवाल करती है कि इतने ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं तो ये ब्लड जा कहाँ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, सब तरह के बोलने वाले होते हैं। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए कि ये ब्लड डोनेशन कैंप्स की रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है। नमस्कार एकता जी और सभी NCR
न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का कि आज हमें ये मौका मिला हमारी बात जनता तक पहुंचाने का। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके साथ पहले भी हमने अपने मैसेजेस जनता तक पहुंचाए हैं और एक ब्लड डोनेशन जो आज हमारा सब्जेक्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तो चीज़ जैसे आपने कहा कि फ़रीदाबाद में इतने कैंप्स होते हैं और ब्लड जाता कहाँ है, तो ये सबसे पहले हमारे एक फ़रीदाबाद की शान है, या हम इसको कहें कि हमारी एक अच्छाई है सोशल की, कि फ़रीदाबाद इज़ ऑलवेज ऑन टॉप फॉर द ब्लड डोनेशन ऑल ओवर हरियाणा इन लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 to 6 ईयर। 2014 से कॉन्टीन्यूसली हम लोग देख रहे हैं। उससे पहले यमुनानगर में सबसे पहले ज़्यादा डोनेशन होती थी। Here we are collecting almost 38,000, 40,000 in an average unit of blood every year. With all the support of all the organizations, there are so many organizations who are working silently for the blood donation. So many corporates, industrialists, so many people are working, and the tremendous work what the Rotary is doing right now by 15th March 2020. And the one of the major thing is कि थैलेसीमिया, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज जो हमारी एस्टिमेशन है 36% ऑफ द टोटल ब्लड कलेक्टेड इज गोइंग फॉर द थैलेसीमिया। 36% इज द टोटल ब्लड विच इज गोइंग फॉर द थैलेसीमिया। दैट इज ऑल इंडिया बेसिस, कि जितना हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें 36% एवरेजली थैलेसीमिया के लिए जाता है। साथ ही साथ जिस हिसाब से हम लोग एक रोको थैलेसीमिया मिशन भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम अलग से बात करेंगे, पर उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट हमारी लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे 2.5 लाख यूनिट ब्लड हमारे इंडिया को हर साल नए थैलेसीमिया के बच्चों के लिए चाहिए। 2.5 लाख यूनिट हर साल चाहिए, जो बढ़ रहे हैं बच्चे, जितनी बच्चों की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है थैलेसीमिया की, तो बच्चे बढ़ रहे हैं, लोगों के घर बच्चे हो रहे हैं जो थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं। गवर्नमेंट का डाटा कहता है कि 10,000 बच्चे हर साल इंडिया में बढ़ रहे हैं। इंडिया इज़ बिकमिंग द कैपिटल ऑफ थैलेसीमिया, जिसकी बड़ी रिक्वायरमेंट जो बर्डन है वो सोसाइटी के ऊपर आ रहा है, बिकॉज क्योंकि ब्लड डोनेशन के साथ साथ उनकी रिक्वायरमेंट ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न की, ब्लड के फिल्टर्स की, मेडिसिन्स की, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। 15 मार्च 2020 की डेट हमें याद है कि उससे पहले तक बहुत फाइट होती थी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। आई एम पर्सनली वेरी थैंकफुल टू रोटरी ब्लड बैंक या रोटरी सोसाइटी कम्प्लीटली, जिन्होंने 15 मार्च 2020 को थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूज़न सेंटर की शुरुआत फरीदाबाद में की। और शायद अगर उस समय में वो शुरुआत नहीं होती तो 23 मार्च से लॉकडाउन लग चुका था, और उसके बाद थैलेसीमिया के बच्चों का जो हाल होता वो शायद बहुत डिफ़िकल्ट होता। जो हमने स्टोरीज़ पढ़ी हैं, देखी हैं, कि 200-200 किलोमीटर बच्चे चल के गए हैं, 400 किलोमीटर चल के गए हैं, तब भी उनको ब्लड नहीं मिला। एंड विद द गॉड ग्रेस, दीपक जी और उनकी पूरी टीम के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास बच्चे फ़ोन आते थे, बिकॉज मैं कनेक्टेड हूँ ऑल इंडिया में कई बच्चों के साथ में। 4000 से ऊपर बच्चे हमारे साथ अलग अलग ग्रुप्स में हैं। राजस्थान, अजमेर, अलवर, यूपी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग शहरों से बच्चे हमारे पास कॉल करते थे। हम उनको कहते थे आप फरीदाबाद आ जाइए, वो आते थे बेचारे। अभी भी बदायूं से एक बच्चा है हमारे पास में, आज भी वो ए नेगेटिव ब्लड के लिए हर 15 दिन बाद फरीदाबाद आता है, हम उसको देते हैं। वो पहले रात को चलता है, सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुँचता है। सुबह 5 बजे पहुँचने के बाद में 3-4 घंटे रेस्ट करके वो रोटरी ब्लड बैंक पहुंचता है। उसके लिए ब्लड हम पहले दीपक जी और हमारी पूरी टीम अरेंज करके रखते हैं, उसको कंफर्म करते हैं ब्लड अवेलेबल है, अब आप आ जाओ। फिर उसके बाद उस बच्चे को ब्लड चढ़ता है, वो हमें मैसेज करता है। मेरे पास हर उसकी ट्रांसफ्यूज़न की फ़ोटोग्राफ पर्सनली वो मेरे को थैंक्स करता है कि सर ब्लड अवेलेबल हो गया। हम थैंक्स करते हैं दीपक जी और उनकी पूरी टीम को कि उनके लिए ब्लड अवेलेबल होता है और उसको बच्चे को फ्री ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है, बच्चे को फ्री फिल्टर दिया जाता है। उसका कोई एक्सपेंस नहीं आता, सिर्फ आना और जाना उसका अपना होता है। तो पहले जब शुरुआत हुई थी तब हम सेक्टर 15 गुरुद्वारे में उस समय सेवा दे रहे थे, तो हम उस बच्चे को वहीं बुलाते थे, वहीं रुकता था बच्चा हमारे पास। उसके बाद जिस समय होता था सर्वोदय में 1-2 बार हमने करवाया ट्रांसफ्यूज़न। फिर उसके बाद से रेगुलर दीपक जी ने, उनकी पूरी टीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इस तरह के बहुत सारे बच्चे एनसीआर से फरीदाबाद में आज भी आ रहे हैं। करीब करीब 170 से 180 बच्चे फरीदाबाद में अभी ट्रांसफ्यूज़न ले रहे हैं, जो रोटरी में ले रहे हैं। तो एवरेजली अगर आप 200 बच्चों का ट्रांसफ्यूज़न आप लेते हैं तो 400 से 500 यूनिट आपको हर महीने इन बच्चों के लिए चाहिए फरीदाबाद में। अगर आप 500 यूनिट की एवरेज लेते हैं तो 6000 यूनिट हो गया सिर्फ इन बच्चों के रिक्वायरमेंट के।
इसके अलावा डिलीवरी केसेस, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिलीवरी के केसेस के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बीके ब्लड बैंक की एवरेज डेली की 10 से 12 यूनिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है डॉक्टर 10 से 12 मान के चलिए। साथ में जो ट्रॉमा केसेस हैं हमारे पास, जो ट्रॉमा केसेस आते हैं, एंटीनेटल केसेस हैं, तो हमारे यहाँ एवरेज आप मान के चलिए 15 से 20 की यूनिट की रिक्वायरमेंट है डेली की हमारे पास। 15 से 20 यूनिट डेली की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मेन जो चीज़ है जो मेरे को लगता है कि वी शुड बी हाईली मोटिवेटेड। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ब्लड डोनेशन को आप इसको सक्सेस बनाइए और आप ब्लड दीजिए, क्योंकि ऐसा कई भ्रांति फैली हुई हैं कि ब्लड देने से आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, या आपको कोई और रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड आप जितनी बार दोगे खून आपका उतना ज़्यादा बनता है। और सबसे बड़ी मैं आप सारे श्रोताओं को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्लड देने से आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो रिस्क होती हैं उनके रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं बार बार ब्लड देने से। तो वी शुड बी हाईली मोटिवेटेड एंड गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दैट इज़ द स्लोगन कि हर 14 जून को हम हर साल हम वर्ल्ड डोनर डे मनाते हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि वी शुड सेव ब्लड विल सेव पीपल। तो ये 2-4 हमारे स्लोगन है कि सेव ब्लड जो है वो इट विल सेव लाइव्स। तो वी शुड बी हाईली मोटिवेटेड फॉर दिस। और मैं इनके माध्यम से, एकता जी के माध्यम से और NCR न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोगों को गुजारिश करूँगा और सब लोगों को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आगे आइए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसकी 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एलिजिबल हु क्वालिफाइज फॉर गिविंग ब्लड। लेकिन उसमें से भी हम 10% से भी कम जो हैं, 38% एलिजिबल हैं, लेकिन हम 10% लोग ही उसमें हम ब्लड डोनेट करते हैं। दैट इज़ द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम रेड क्रॉस। तो So the rest 28% need to be motivated। और बाकायदा से जब आपका ब्लड लिया जाता है उसकी टेस्टिंग भी होती है। और आपको इससे एक फ़ायदा और भी है, अगर आपको 4-5 कोई जैसे क्रोनिक डिजीज़ है, या इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या आपको सिफिलिस है, या कोई VDRL आपका टेस्ट करवाना है, HIV है, तो ये आपकी टेस्टिंग भी हो जाती है उसमें। अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव आता है तो ही विल कम टू नो, क्योंकि उसके बाद हम उस ट्रैक को फॉलो करते हैं, उस पेशेंट के पास जाते हैं एंड वी मेक इट मैंडेटरी कि दैट ही और शी शुड रिसीव द राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। हाँ, तो ये बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें हैं, अवेयरनेस एक आपकी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। मेरा अगला सवाल आपसे है दीपक जी, क्योंकि बार बार जैसे रोटरी का नाम आ रहा है और मैं खुद पिछले इतने सालों से देख रही हूँ, रोटरी इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो बट व्हेन वी जस्ट टॉक ऑफ इंडिया, हर शहर में रोटरी है, तो क्या ऐसा संभव है कि रोटरी हर शहर में ब्लड बैंक या हर आसपास के कुछ क्लस्टर्स में ब्लड बैंक डेवलप कर सके या कर चुकी है, ताकि पेशेंट्स को दूसरे अच्छे बड़े शहरों से केवल फरीदाबाद या केवल यहाँ तक नहीं आना पड़े? पहली बात ये। और दूसरा ये कि ऐसा क्यों है कि हर शहर में, मतलब NCR रीजन में भी जितना एक्टिव रोटरी यहाँ है उतना दिल्ली और गुरुग्राम में नहीं हो पा रहा? एकता रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हम तीनों को बुलाया आज। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा महावीर इंटरनेशनल से उमेश अरोड़ा जी का, डॉक्टर विकास शर्मा जी का, जो ये हमारे साथ 24 घंटे 365 दिन हमारे साथ लगे रहते हैं। जब भी हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे को सल्यूशन ढूंढ के देते हैं। और मैं अपने रोटरी के जिन्होंने हमारे ब्लड बैंक की स्थापना की, HL भूटानी जी, SS मांगा जी, और हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट रोटेरियन महेंद्र मेहतानी जी, जिनकी गाइडेंस में हम लोग इतना बढ़िया ब्लड बैंक चला पा रहे हैं फरीदाबाद में। और मैं उन सारे अपने ट्रस्टीज़, एसोसिएट ट्रस्टीज़, हमारे रोटरी क्लब्स के प्रेसिडेंट्स जितने भी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इंडस्ट्रियलिस्ट और NGOs, शहर के सारे जितने भी रक्तदाता हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। एकता रमन जी, आपसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इवन आपका बेटा भी पीछे 14 जून को ब्लड डोनेट करके गया था हमारे ही कैंप में। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरे शहर वासियों का, सब लोगों का, जिन जिन के मैंने नाम कोट किया, और मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है।
तो हमारा शहर फरीदाबाद जागरूक लोगों का शहर है। बिल्कुल। और जैसे कि उमेश जी ने अभी बोला कि हम नंबर 1 की कैटेगरी में रहते हैं हमेशा ब्लड डोनेशन में पूरे हरियाणा में। मैं कहूँगा हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है कि जबलपुर से एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके फरीदाबाद में रेंट पे रुका। आप सोचो जब कोविड स्टार्ट हुआ और आज की डेट तक वो जबलपुर से फादर अपने बच्चे को लेके यहाँ रेंट पे रह रहा है सिर्फ उस बच्चे के ट्रांसफ्यूज़न के लिए। तो हम फरीदाबाद वासियों को प्राउड होना चाहिए। हम एक ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं इस उम्मीद पे कि हम फरीदाबाद जाएंगे तो हमें फरीदाबाद में ट्रांसफ्यूज़न मिलेगा जी। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ मिलेगा जी। ये अकेला रोटरी नहीं कर सकता, हमारे साथ महावीर इंटरनेशनल हो गया, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों का बहुत सपोर्ट है और फैंटास्टिक काम कर रहा है रोटरी। रोटरी की मैं आपको बताना चाहूँगा, रोटरी ब्लड बैंक अपना 35 से लेके 50% के बीच का जो ब्लड है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। 35% मिनिमम डाटा हमारा, मिनिमम आप सोचो फ्री ब्लड इशू का 35% हमारा डाटा है। आप सोचो कितने प्राउड की बात है, शहर फरीदाबाद में एक ऐसा ब्लड बैंक है जो बिल्कुल सेवा के लिए लगा हुआ है। नो कमर्शलाइजेशन। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी मैनेजमेंट हमें यही कहती है, दीपक बेटा ये सिर्फ हमारी सेवा का संस्था बना हुआ है, इसमें सेवा ही होनी चाहिए और कोई नीडी ब्लड लिए बगैर हमारे ब्लड बैंक से बाहर नहीं जाना, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा ब्लड की कंजम्पशन का उमेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डाटा बताया आपको। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा रोटरी ब्लड बैंक पलवल में श्री सत्या साई संजीवनी हॉस्पिटल है भगोला में, जो बाई बर्थ जिनके दिल में छेद होता है उनकी फ्री सर्जरी करता है और उन बच्चों की जितनी सर्जरी होती है और जितने ब्लड की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो रोटरी ब्लड बैंक बिना 1 रुपया लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्लड देता है। ओह माय गॉड। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी जो भी सर्जरी हो रही है उनकी डेली ब्लड रिक्वायरमेंट आती है और हमारे यहाँ से डेली उन बच्चों की सर्जरी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो रोटरी की जो आप सोचो महीने की कम से कम 1500 से लेके 2000 यूनिट की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर रोटरी में ब्लड होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि रोटरी में ही जाके हम अपना ब्लड लें जी। तो एकता रमन जी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां मैं सबको यही हाथ जोड़कर विनती करूंगा, उमेश अरोड़ा जी हो गए, डॉक्टर विकास शर्मा जी हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं शहर में जो हमारे को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। रोटरी अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमारे रोटरी के जितने जुड़े हुए साथी हैं, हमारे जितने भी हमारे रोटेरियन, सब लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एकता रमन जी आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। अच्छा, तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है उमेश जी कि हम जैसे आपने बताया कि महावीर इंटरनेशनल कंट्रीब्यूट करता है कुछ जगहों पे और रोटरी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है, तो जब हम आप लोग ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट वहाँ से आती है, उसके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं या आप निरंतर जारी रखते हैं कि हमारी इतनी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट तो रोज़ की है ही है जो हमें देनी है, पूरी करनी है? एकता जी, ब्लड डोनेशन कैंप्स हमारा सबसे बेस्ट वे है ब्लड को कलेक्ट करने का। हम लोग जैसे आपने बताया हम लोग लाइव ब्लड डोनेशन के लिए लाइव डोनर भेजने का काम कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा काम नहीं है वेरी फ्रेंकली, क्योंकि वॉलंटरीली ब्लड डोनेशन जितना होगा, क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में आप कहा जाता है पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव हैं कि आप ब्लड डोनेट करवाइए, मैंडेटरी है, वहाँ पे ब्लड मिल गया आपको, वो वहाँ पे अपने हॉस्पिटल भी अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि उनको भी बाहर कैंप नहीं लगाते, उनको भी अपना स्टॉक फुलफिल करना है। बट उसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग जब ज़बरदस्ती ब्लड होता है या उनको मैंडेटरी होता है कि देना है, तो कई चीज़ें वो छुपा लेते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स वो छुपा लेते हैं जो बताना नहीं चाहते या फिर बाद में वो ब्लड डोनेशन करके आ जाते हैं। तो उसको जो डॉक्टर साहब ने बताया सेफ ब्लड वही ब्लड है कि जब वॉलंटरली कोई आगे आ रहा है कि नहीं मैं दान देना करना चाहता हूँ, मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, आप मेरा फिजिकल टेस्ट पूरा कर लीजिए, इफ़ आई एम एलिजिबल आप मेरी डोनेशन ले लीजिए, तो वो सबसे मोस्ट सेफेस्ट ब्लड होता है। दूसरी बात, अमृतसर में आपको ध्यान हो कि एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट दशहरे के दिन, दशहरे के दिन वो हुआ था, या बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में। उस समय में हमारी पूरी टीम बॉम्बे में एक्टिव थी
उस दिन की, उस नाइट की पूरी रिक्वायरमेंट 680 यूनिट एक रात में यूनिट ब्लड कंज्यूम हो गया था। और उससे एक दिन पहले HDFC बैंक ने ब्लड कैंप किया था जिसके अंदर ऑल ओवर महाराष्ट्र में 6000 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ था। अगर उस दिन के वो कैंप नहीं होते, वो ब्लड अवेलेबल नहीं होता, तो शायद बहुत सी जानें उसके अंदर जाती जो बच गई। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अमृतसर का जो एग्जाम्पल है, अमृतसर में भी ब्लड बैंक्स में ब्लड अवेलेबल था, तो कोई एक ऐसी बड़ी घटना, दुर्घटना हुई तो उसके लिए ब्लड बैंक्स में पड़ा था। अगर हम तब वहाँ पे लाइन लग गई थी बॉम्बे के अंदर भी, अमृतसर में भी, कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, पर उस लाइन का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उनका ब्लड टेस्ट होते होते, सारी कार्रवाई होते होते 24 घंटे निकल जाते या 18 घंटे निकल जाते। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड हमेशा ज़रूरी है। एक इतने बड़े शहर में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो 200-300 यूनिट ब्लड तो हमेशा हमारे पास होना चाहिए, सब ब्लड बैंक्स में मिला के चाहे हो। हमारे पास फरीदाबाद के अंदर इतने हमेशा स्टॉक होना चाहिए। तो ब्लड कैंप्स मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए और ऑन डिमांड बेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी, हमें पता है अब हमारे की कंजम्पशन हमारी इतनी है, उसके हिसाब से हमारे पास में 32 डेज़ की लाइफ है, 35 डेज़ तक हम मैक्सिमम रख सकते हैं इसको ब्लड को। तो हम उस ब्लड को ऑलवेज़ हम स्टॉक में रखें। आज की जो कंडीशन हम लोगों के जो आज की जो कंडीशन है, जिसके ऊपर स्पेशली आज हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग, दीपक जी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम लोग, कि आज बिल्कुल ब्लड अवेलेबल नहीं है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। हमारे लिए जो आज की फाइट हो रही है, बिकॉज अभी वैक्सीनेशन ड्राइव्स और ओपनली बिकॉज ऑफ कोविड के डर की वजह से जो काम नहीं हो पा रहा, तो हमारे लिए अभी इस समय चैलेंज हो रहा है ब्लड कलेक्ट करना। हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सभी लोगों से, और आपके प्लेटफॉर्म से भी आज भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड हमें थैलेसीमिया के बच्चों को मना करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम लोग बिल्कुल कभी भी, दीपक जी या रोटरी की पूरी टीम कभी भी इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम बच्चों को मना करें कि हाँ ब्लड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा काम है ना करना कि नहीं है, क्योंकि हमने कमिटमेंट ली है, सबने मिलके कमिटमेंट ली है कि हम फरीदाबाद के अंदर जो थैलेसीमिया का बच्चा आएगा, रोटरी के अंदर आएगा, हम उसको बिना ब्लड के नहीं जाने देंगे। और बच्चों की हम पूरी लिस्टिंग करते हैं, दीपक जी की टीम पूरी लिस्टिंग करती है कि इस हफ्ते हमें कितना ब्लड चाहिए या अगले 15 दिन हमें कितना ब्लड चाहिए, किन बच्चों का ड्यू है। शायद यही काम हम पिछले 10 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हो जाए, कि हमें पता हो कि हमें कितना ब्लड चाहिए इन बच्चों के लिए। बट अनसर्टेनिटी, एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा केसेस, डिलीवरी केसेस, जैसे दीपक जी ने बताया सत्य साईं जी के यहाँ पे, वहाँ पे जो ऑपरेशन सर्जरीज बच्चों की होती हैं, उन सबको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। थैलेसीमिया को हम फिर भी कैलकुलेट कर लें, बट एमरजेंसीज कैलकुलेट नहीं हो सकती। कोई क्रिटिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हो जाएं, भगवान ना करे, तो उनके लिए हमें हमेशा ब्लड को रेडी रखना है। तो हमारे लिए जो आज चैलेंज बना हुआ है वो ब्लड बना हुआ है, कि आज हमारे पास ब्लड बैंक्स के अंदर एक बी पॉजिटिव अगर नॉर्मल या ओ पॉजिटिव नॉर्मली भी कहें तो शायद 1-2 यूनिट 4 यूनिट होंगे। बीके के अंदर आज की रेट में स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, जिससे हम थैलेसीमिया के बच्चों को सर्व अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी अर्ज है आप सबसे कि जो भी लिसनर्स कहीं पे भी 15 यूनिट, 20 यूनिट, 10 यूनिट, आपको जहां लगता है, या 2-4 यूनिट का भी कैंप करना चाहें, हम लोग रेडी हैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन विकास जी का पूरा सहयोग है। अभी तक क्या होता था कि पीछे तक कोई भी कैंप लग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन विकास जी तक नहीं आती थी। अब मैंडेटरी कर दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि हर कैंप की परमिशन रूल्स को फॉलो करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विकास शर्मा जी, ये अभी इसी 2020 अप्रैल 2020 में ये रूलिंग आई है कि अब से एसएमओ ब्लड बैंक की परमिशन के बगैर ब्लड कैंप नहीं लगना चाहिए कोई भी, और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, डाटा, सब सारा डाटा एसएमओ ब्लड बैंक के पास में आना चाहिए विद, मतलब सीएमओ सर के पास, एक्चुअल में सीएमओ सर की गाइडेंस के अंडर एसएमओ ब्लड बैंक के पास में, सीएमओ सर इज द मेन अथॉरिटी ऑफ फरीदाबाद, उनकी गाइडेंस में एब्सोल्युटली, तो ही इज द चेयरपर्सन, उनके साथ एसएमओ सर के पास और ड्रग कंट्रोलर ऑफ फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर, सीनियर ड्रग कंट्रोलर के पास ये कंप्लीट डाटा जाना चाहिए। इसके लिए बहुत टाइम से सीएमओ सर के साथ और हम लोग इस प्रैक्टिस में भी थे, और हम लोगों ने इनके लिए काफ़ी इस चीज़ के लिए हमने फाइट भी करी कि ये डाटा मेंटेनेंस सेंट्रलाइज ज़रूर होना चाहिए,
सीएमओ के पास ये पावर होनी चाहिए कि फरीदाबाद में क्या हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आई एम थैंकफुल टू डीजी हेल्थ अनिल विज जी एंड सीमा त्रिक्का जी ने इसमें बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। मैकपाई में हमारी 2-3 बारी अलग अलग स्टेट्स में मीटिंग हुई इसके लिए, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होकर उसकी नोटिफिकेशन आई कि सीएमओ के पास इसकी सारी पावर ग्रांट होनी चाहिए। एंड वो बहुत अच्छा एक जॉइंट हम लोगों का सबका एक इनिशिएटिव था, और उस जॉइंट इनिशिएटिव को लेके उससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है हमारे पास कि जहाँ जहाँ कैंप लगेंगे उसकी सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन आएगी। प्लस कंट्रोल्स जो है कि किसी तरह के कैंप्स के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा या सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, उसकी एक जॉइंट कमेटी बना दी गई है। जो जॉइंट कमेटी उसको पावर मिल गई है कि वहाँ पे ये चेक किया जाए किसी चीज़ की कमी है, कोई गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया जा रहा, तो वो सारी चीज़ें सर के पास में पूरी अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है। नहीं तो पहले वो चीज़ें नहीं हो पाती थी, कई चीज़ों की कमी होती थी, तो वो कमियों को देखते हुए ही ये स्टेप लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इसका पूरा पालन हो रहा है, और मैं ये अपनी तरफ से भी एश्योर करूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विकास जी इसको एश्योर करेंगे कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा फॉलोअप हो रहा है। आप कहीं पे भी किसी भी कैंप के अंदर जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी भी ब्लड बैंक का हो, या आप रोटरी ब्लड बैंक के अंदर डायरेक्टली आके किसी भी टाइम 9 से 6 के बीच में लगभग, या आप प्री रिजर्व करके अगर लेट भी आना चाहें तो आप प्री रिजर्वेशन पे आप आ सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फुली हाइजीनिक, किसी तरह की कोई गाइडलाइंस को ना फॉलो करने का कोई रीज़न नहीं वहाँ पे आपको, और आपको सभी गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलोड मिलेंगी। आप किसी भी टाइम सेफली आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू महेश जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है विकास जी, क्योंकि हम गवर्नमेंट, यूर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, और देर आए दुरुस्त आए, पर शायद डिजिटाइजेशन होने से और डेटा मैनेजमेंट अब होने से इस पर ज़्यादा तेज़ी से काम होगा और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से काम होगा। लेकिन गवर्नमेंट का अवेयरनेस क्रिएट करने के प्रति क्या एक्शन रहा है? मतलब केवल दीवारों पे, प्लीज़ मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, केवल दीवारों पे ही ये मैसेज पेंट कर देने से कि रक्तदान ही जीवन दान है या कुछ, ये अब लोगों को ना मोटिवेट नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने उस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स उठाए हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए? एकता जी, समय समय पे हमारी तरफ से विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जितने भी हमारे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो भी कैंप्स होते हैं वहाँ हमारे बाकायदा से पोस्टर्स होते हैं, सारी चीज़ होती है, हमारी टीम वहाँ अवेयरनेस भी देती है। तो मेरे हिसाब से पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में अवेयरनेस का दायरा पहले से बहुत बढ़ चुका है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्लड की अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो हमारे पास ब्लड डोनर्स की भी एक्सपेक्टेशन और उनके नंबर्स भी हमारे पास बढ़ गए हैं पहले से बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आज की तारीख में इतने हम ब्लड यूनिट कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन चूंकि अब कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा है या कहर ज़्यादा है, आप ये मान लीजिए, तो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉब्लम्स भी ओवरकम हो जाएंगी टाइम रहते हुए। तो मैं तो सिर्फ अपने दर्शकों से और श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एनीवन विदिन 56 डेज यू कैन अगेन गिव ब्लड, आप फिर से डोनेट कर सकते हो 56 दिन के अंदर अंदर ब्लड। और जो ब्लड आप देते हैं उसका आप ये मान के चलिए, उसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 4 दिन के अंदर पूरा बढ़ जाता है, पूरा हो जाता है, और विदिन 4 to 8 वीक्स आपका जो ब्लड आपने दिया वो रिप्लेस हो जाता है। वंडरफुल। तो पर 3 months कहते हैं, तो एवरी 3 months सेफली एनीबडी कैन डोनेट। आई एम सेइंग 4 to 8 months, 4 to 8 वीक्स। सो द गवर्नमेंट मशीनरी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अवेयरनेस। मुझे लगता है शायद थोड़े से नए तरीकों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस देश में 70% पॉपुलेशन युवा है, यूथ में आती है, आई थिंक दैट पॉपुलेशन इज़ मोर टुवर्ड्स डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ना सिर्फ दीवारों पे पेंट या पोस्टर, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अवेयरनेस वीडियोस या सोशल मैसेजेस के द्वारा, और यंगस्टर्स को इसमें इंक्लूड करके, और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं आपको एक चीज़ कि इंडिया के अंदर हमारा इस समय जो गवर्नमेंट का डाटा है 2017 का, कि 0.8% पॉपुलेशन अभी ब्लड दे रही है, सिर्फ 0.8%। और अगर ये 1% प्लस हो जाती है या 1.2% भी हो जाती है तो हमारे पास एनफ ब्लड होगा।
तो 1+ तो होना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है। हमने एक ना मिशन 1% शुरू किया था। वो जैसा कि मैंने एकता जी आपको पहले बताया था जी। कि ओनली 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज एलिजिबल Right. विच क्वालिफाइज फॉर डोनेटिंग ब्लड, लेकिन उसमें से भी वी आर अराउंड अबाउट 9 to 10% Okay. पर्सन्स आर ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ओनली गिविंग Right. ब्लड। Right. तो सबसे बड़ी हमारी यही एक वो है कि जितना यूथ हमारा जो है, जो मिड-20s में और मिड-30s में है, वो अगर डोनेट करेंगे तो इस चीज़ को हमारी कमी पूरी हो सकती है। तो यूथ तक कैसे पहुंच रहे हैं आप? देखिए, इसके लिए महावीर इंटरनेशनल से हम लोग अब रेगुलरली प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम लोग जो सोशल मीडिया का यूज़ है, जो हम ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेशन कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे 3 प्रोग्राम्स हमने चलाए हैं। 2014 में हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में प्रोग्राम प्लेज 100 प्रोग्राम, जिसके अंदर एवरी 100 डे यू हैव टू डोनेट ब्लड, जिसके लिए जैसा आपने सजेस्ट भी किया और बताया भी सही कि पुशअप मैसेजेस, कॉन्टीन्यूस मैसेजेस जी। वो स्टार्ट हुए थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो कंटिन्यू नहीं हो पाए। देन वी हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम अभी मिशन 1%। Okay. मिशन 1% भी यही टारगेट था कि 1% पॉपुलेशन एटलीस्ट हम लोग अपने शहरों में ब्लड डोनेशन और पॉपुलेशन, अब अपनी पॉपुलेशन अपने शहर में अगर हमारे यहाँ 22 लाख लोग हैं तो हमें उसके 1% लोगों को मोटिवेट करना है ऐसे ब्लड डोनेशन के लिए। तो हमारा ये मिशन 1%, बिकॉज आई एम द इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ महावीर इंटरनेशनल और हमारे 200+ सेंटर्स हमारे ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग इसको एक और प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे एंड 47th फाउंडेशन ईयर ऑफ आवर NGO। Okay. अ ब्लड डोनेशन वीक कम्प्लीटली वी आर सेलिब्रेटिंग। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस में जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ इस समय, क्योंकि ये हमें कोरोना ने बहुत अच्छा वरदान दिया है ऑनलाइन का, जी। कि ऑनलाइन का ट्रेंड जो हमारा अब ये आ गया है, तो वी वांट टू यूज़ दैट कि हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे इसके ऊपर एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं। 8 to 15 अगस्त तक कॉन्टीन्यूसली हमारे सारे सेंटर्स ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाएंगे। साथ के साथ इसके अंदर हमारे मोटिवेशनल ड्राइव, स्लोगन राइटिंग, पोइम राइटिंग और ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ ब्लड डोनेशन की स्कूल्स लेवल पे प्लस कॉलेजेस लेवल पे और कॉर्पोरेट्स के साथ भी स्टार्ट होंगी। इसी पे हम लोग 15 अगस्त को ये कंप्लीट होने के बाद में उन पे डिफरेंट रीजन वाइज, डिफरेंट एज ग्रुप वाइज उनके प्राइजेस भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो उसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ 15 अगस्त के बाद हम लोग कॉन्टीन्यूसली इन एक्टिविटीज़ को एक रेगुलर लेवल पे, मंथली लेवल पे या वीकली लेवल पे, वो अभी प्लानिंग फाइनल ड्राफ्टिंग हो रही है उसकी, तो नेक्स्ट वीक तक हम डिक्लेयर करके इसको हम रेगुलर लेवल पे एक मोटिवेशन ड्राइव्स लेकर आएंगे। बहुत अच्छे। वैसे तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अलग से मदर्स डे, फादर्स डे या और कोई भी स्पेशल डे नहीं मनाया जाता, क्योंकि हमें लगता है हर दिन माँ बाप का दिन है। ऐसे मुझे लगता है कि रक्तदान के लिए केवल साल में एक दिन नहीं, हर दिन रक्तदान का दिन है। आपको हर दिन रक्तदान करना पड़ेगा, तभी वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आई डोंट थिंक 1% इज़ दैट बिग अ नंबर, या 38% में से हम 10% कवर कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है दीपक जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रोटरी, अगेन आई विल टॉक ऑफ पैन इंडिया लेवल, क्योंकि हम इंडिया की बात करें, केवल अपने शहर की नहीं, तो रोटरी ने बहुत ही सुंदर तरीके से संस्कारों का आदान प्रदान स्कूल लेवल से ही शुरू कर दिया है। इंटरैक्ट है, रोटरैक्ट है, तो आपने यूथ को सही जगह पकड़ा है। हम जब यूथ से ही ब्लड लेना चाह रहे हैं तो हम यूथ को कैसे अवेयर करेंगे, और जिसमें आपके तरीके भी अलग होने चाहिए, जो हमारी आपकी चर्चा भी हुई कि पुश नोटिफिकेशन हो जाए, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एकता जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, यूथ को कैसे जागरूक किया जाए। हम लोग रोटरी जो पहले से काम करता आ रहा है ब्लड के ऊपर, हम लोग स्कूल्स में जाके ब्लड डोनेशन कैंप्स रेगुलर बेसिस पे लगा रहे थे। ये कोविड की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए, अदरवाइज़ हमारे स्कूल के कैंप सबसे ज़्यादा हिट जाते थे। आप सोचो, हम स्कूल के कैंपों में 100-150 यूनिट हर कैंप में कलेक्ट करके आते थे। इवन फरीदाबाद मॉडल स्कूल हो गया, APJ स्कूल सेक्टर 15 हो गया, और फरीदाबाद के और भी डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल हो गया, डिफरेंट स्कूल्स में जाके हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन 18 अबव स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। बिल्कुल
ग्रैंड कोलंबस स्कूल हो गया, हमने बहुत सारे स्कूल्स में फरीदाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते थे, अपने ब्रदर्स को लेके आते थे, खुद उनको जागरूक करते थे, मोटिवेट करते थे घरों में जाकर। तो हमने यूथ को जागरूक करने का बहुत बड़ा काम किया है रोटरी ने, और हम हर स्कूल में जाते थे। इवन हमने दिल्ली के बहुत सारे APJ हो गए, DAV हो गया, बहुत सारे स्कूल कवर किए हैं। आप समझ के चलें कोविड से पहले कम से कम हमारे को 5000 यूनिट हमें स्कूल के बच्चों के थ्रू आता था। तो हमने यूथ्स को जागरूक करने का हमने काम किया है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा ये स्लो हो गया, क्योंकि बच्चे उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, और आने वाला समय अगर कोविड से हम बचे रहे और आगे अगर थर्ड वेव नहीं आता तो हम इसको अगेन रीस्टार्ट करेंगे स्कूल्स के बच्चों को लेकर, कि वो अपने ब्रदर सिस्टर जो भी हैं यंगस्टर्स को लेके आएँ और ब्लड डोनेट कराएं। तो एक बात बताइए दीपक जी, अगर स्कूल बंद है और कैंप वहाँ नहीं जा सकता, तो क्या इस तरह से उनको मोटिवेट नहीं किया जा सकता जब वो निकल के मॉल में जा सकते हैं, मार्केट्स में जा सकते हैं, पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए मनाली शिमला जा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं ब्लड डोनेशन करने सेंटर तक आते? क्यों ऐसी सोच है कि कैंप यहाँ लगेगा तो जाके कमरे में से निकल के दे देंगे? ये जज्बा क्यों नहीं पैदा हो पा रहा कि वो ब्लड डोनेशन करने आए जब सेफ पीरियड है? मैं बताऊंगा, स्कूल्स के ऊपर जो गाइडलाइंस आई हुई हैं, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉलो, जो भी गाइडलाइंस है स्कूल्स को लेके, स्कूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। कल को कोई भी मिस हैपनिंग, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी ब्लास्ट होता है तो वो सबसे पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हम उस चीज़ के लिए अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पुश नहीं कर सकते, बट फिर भी कईयों, जैसे ये आपका जो ग्रेटर फरीदाबाद में ये अपना DPS स्कूल है, जैन साहब ने अभी यस उन्होंने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं अगले 1 महीने में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा दें। तो ऐसे कोशिशें चल रही हैं बहुत सारी, लेकिन पीछे जो कोविड का जो ब्लास्ट हुआ है उसको देखते हुए हर आदमी घबराया हुआ है, और हम किसी को ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। हम उन लोगों से ही ब्लड ले रहे हैं जो सामने जैसे विलेजेस में चले गए, या हमने NIT साइड, फरीदाबाद में NIT साइड में बहुत अच्छा स्कोप है, वहाँ बहुत सारे जागरूक डोनर्स हैं, यंगस्टर्स भी बहुत हैं। आज की जो कलेक्शन आती है उमेश जी, आई थिंक ज़्यादातर यंगस्टर्स बच्चे ही आ रहे हैं, यंग बच्चे आ रहे हैं। हाँ, कॉलेजेस के आसपास के बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे फरीदाबाद शहर में तो यंगस्टर्स जागे हुए हैं। और एक लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बताइए कि आप स्कूल से नहीं कह सकते उन लोग को कि आगे मैसेज दीजिए कि ब्लड डोनेट करें, लेकिन क्या आप डेटा मैनेजमेंट करके रोटरी या ब्लड बैंक की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या उनको हर 3 महीने ये मैसेज भेजा जा सकता है? देखिए, जहाँ इतना डिजिटाइजेशन है और हर 3 महीने हमें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से अपडेट आ सकता है, तो क्या ब्लड बैंक से अपडेट नहीं जा सकता कि दोस्त या बडी, योर ब्लड डोनेशन इज ड्यू, यू हैव लास्ट टाइम यू डोनेटेड वाज 3 months, व्हाई कांट दैट हैपन? एकता जी, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अक्सर अब तक ऐसा होता है, जैसे कि उमेश जी ने महावीर इंटरनेशनल के थ्रू कोई कैंप लगा दिया 3 महीने पहले, और अगर मतलब हमें कहीं जिनकी कॉलें आ जाती हैं, हम उनका डाटा निकाल के हम उनको SMS के थ्रू इंटीमेट कर देते हैं कि आपको 3 months हो गए, आप अपना ब्लड डोनेट करने इस एरिया में आ जाइए, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। अब हम इसको एक रेगुलर पॉलिसी बना लेते हैं कि हम जब भी 3 महीने किसी भी डोनर के कंप्लीट हो जाएं, हम उनको एक मैसेज भेज के उनको इंटीमेट करें कि इस लोकेशन में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, कृपया करके आप वहाँ आके अपना ब्लड डोनेट कर जाइए। बहुत बढ़िया। तो हम इस पे एक्शन लेंगे, और एकता जी आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इसका, मैं सबको कमिट कर रहा हूँ, और ऐसा बिल्कुल होगा, 100% होगा। मेरा अगला सवाल आपसे है डॉक्टर साहब, आप अगेन आई विल अगेन काउंटर दैट पॉइंट, आप गवर्नमेंट मशीनरी से हैं, कैन द गवर्नमेंट और इज़ द गवर्नमेंट डूइंग समथिंग? जैसा कि अभी उमेश जी ने बताया कि अब डेटा आपके पास आया करेगा, जब सारा डेटा एक हब में कलेक्ट हो जाता है तो कैन द गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस डेटा को जो हमारे पास है, इस कम से कम सिर्फ इस शहर का, जो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों की भी पूर्ति कर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए आई वुडंट से ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए हमारे देश में कि जहाँ लोग खून बेचते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब किसी डोनर ने ब्लड डोनेट किया, अगर एक एवरेज हेल्दी डोनर ने साल में 3 महीने को ध्यान में रखते हुए 4 बार डोनेट करा, क्या हम ऐसे डोनर्स को जो बहुत यंग हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और शायद अपने साथ 4-5 लोगों को और ला रहे हैं, क्या हम उन्हें
रिकग्नाइज या फेलिसिटेट या ऐसा कुछ नहीं कर सकते ताकि समाज में वो एज एग्जाम्पल्स नज़र आए? न्यूज़ एनसीआर आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है? एकता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे डोनर्स जितने भी आते हैं, जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं, उनको बाकायदा से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जी। एक सर्टिफिकेट होता है उनके पास। और जो हमारे जो ऐसे डोनर्स हैं जो विशिष्ट हैं, जो हर टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में या 4 महीने में जो ब्लड डोनेट करते हैं, और ऐसे आपातकालीन समय पे अगर कोई आ जाए और हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं मात्र एक फ़ोन करने के पे भी, और हम ऐसे डोनर्स को, अपने विशिष्ट डोनर्स को हम 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको पुरस्कृत किया जाता है बाकायदा से। डीसी साहब उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं बाकायदा, उनकी फ़ोटो भी आती है और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जाता है उनको। तो सरकार अपने हिसाब से और अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से सरकार जो है बिल्कुल उनके साथ है और उनको सम्मान भी करती है और उनका धन्यवाद भी करती है। मैं खुद धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे लोगों का जो समय समय पर आके और हमारी मदद करते हैं। और मैं फिर भी एक आग्रह और करना चाहूँगा अपने युवा श्रोताओं से या युवा गणों से कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप में अपनी भागीदारी करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी मोटिवेट करें कि इस चैनल पे आके वो हमारी मदद करें, एक जनता की मदद करें, सरकार की मदद करें। राइट। उमेश जी, गवर्नमेंट मशीनरी के पास अथॉरिटी रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है पिछले 1.5 साल में, जैसे आपने पहले भी बोला कि हम ऑनलाइन हो गए तो डिजिटाइजेशन और तेज़ी से आ रहा है, तो दे हैव देयर ओन प्रोसीजर टू फॉलो, बट सिंस रोटरी और महावीर इंटरनेशनल और अदर NGOs they can work more on a corporate style, you know, ज़्यादा अपील को अट्रैक्टिव बना सकती हैं। हम ब्लड डोनेशन को कूल कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन वी मेक इट द मोस्ट फैशनेबल एंड इन थिंग? डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दिस? देखिए, हमारे इस चीज़ के ऊपर जो आपने बात कही कि ब्लड डोनेशन को हम इट्स जस्ट लाइक ए एन्जॉयबल पार्ट, उसको हम कैसे कि पीपल एन्जॉय द ब्लड डोनेशन स्पेसिफिकली। These exercises were possible and we were doing these exercises in मानव रचना यूनिवर्सिटीज़, different colleges, but ये जो कोविड का दौर आया तो हम लोग सब चीज़ें रुक गई। हमारे लिए जो ये कोविड का दौर था, जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, दीपक जी हमारे साथ थे, हमने डीसी सर से स्पेशल परमिशन ली 4 अप्रैल को, रात को 10 बजे डीसी सर ने परमिशन हमें दी एक मीटिंग के दौरान। सुबह हमने 12 बजे हमें लेटर, 11 बजे हमें इन हैंड लेटर मिला डीसी सर से, और 12 बजे हमने पहला ब्लड कैंप सेक्टर 15 गुरुद्वारे के अंदर लगा के 24 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया था। वो दिन हमें नहीं भूलते कि जब हम एक एक डोनर को घर से लेके उनके घर पे गाड़ी भेजते थे, आप 2 लोग आइए, 3 लोग आइए, घर पे लेने रह जाएंगे, छोड़ने जाएंगे आपको। 15 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट तक के लिए कैंप्स हमने किए हैं। एक जगह हमने 9 यूनिट का कैंप किया, सारा दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे हम वहाँ से निकले और 9 यूनिट लेके निकले थे। एक्सपेक्टेड था वहाँ पे कि हमें 20-25 यूनिट मिलेगा। उसी दिन उस एरिया में कोविड केसेस आए और गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे लॉकडाउन हो गया, उस एरिया को लॉक कर दिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, वहाँ पे डोनेशन ही नहीं हुई। इवन बस वहाँ से नहीं निकल पा रही थी, बाद में हमने बस ब्लड बैंक की बस निकलवाई वहाँ से परमिशन लेके। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस आउट हुए, तब भी हमें एवरी डे अ ब्लड डोनेशन कैंप हमने कैंपेन स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट 700 से 800 यूनिट रोटरी को उस समय हमने डोनेट किए थे महावीर इंटरनेशनल से। फर्स्ट लॉकडाउन में जब लोगों में डर था, एवरी डे बेसिस पे हमने कैंप किए। बट जो एक्सरसाइज जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और बिकॉज ही डोंट हैव द पावर, क्योंकि उनको पावर के लिए ऊपर से चाहिए। हमारे लिए एक बहुत इजी है बिकॉज वी आर एन इंडिविजुअल बॉडी, वी आर एन इंडिविजुअल बॉडी। हम लोग एक डिसीजन ले सकते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल्स या दूसरे से फाइनेंशियल हेल्प लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट लेवल पे हैं, उसके अंदर रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो रिसोर्सेज क्रिएट करना इज़ ए चैलेंज। येस, एब्सोल्युटली आई एग्री विद योर वर्ड्स। अब हमारे पास वो टाइम वापस आ रहा है। आई जस्ट प्रे कि हम ये सब थर्ड वेव से बचे रहें। अगर हम नॉर्मल के अंदर जितनी जल्दी आएंगे, हम लोग ब्लड डोनेशन को उतना और इजी करेंगे। जो पहले कमियां नहीं थी, और अब हम इस पीरियड में चैलेंजेस में बहुत कुछ नया भी सीखे हैं। बहुत चैलेंजेस को हमने जब फेस आउट किया, बहुत कुछ नया सीखे हैं। इसके अंदर हम ब्लड डोनेशन के एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे लेवल पे और भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
बाकी जो आपकी बात रही पुश नोटिफिकेशन की, हमारे साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये आती है कि इसके अंदर लॉ है कि आप डोनर की प्राइवेसी ज़रूर मेंटेन करेंगे। डोनर की प्राइवेसी, तो हमें अगर हमारा ये डाटा सेंट्रलाइज भी कलेक्ट हो जाता है तो वी हैव टू टेक द अथॉरिटी टू गेट दीज कंप्लीट डाटा। It Or should the be, government it should can do it. Yeah, government can do it. Okay. Or if a private NGO can do it, just like प्लाज्मा डोनेशन के अंदर हमारा हुआ कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के हमने प्लाज्मा का डाटा हमने उनसे लिया था, तब हमें वो चीज़ मिला। इफ आई वाज देयर एज एन प्राइवेट NGO, वो किसी हालत में हमें नहीं मिल सकता। तो हमें प्राइवेसी भी मेंटेन करनी ज़रूरी हुई। रोटरी के लेवल पे दे कैन सेंड, जितना ब्लड कलेक्ट हुआ दे कैन सेंड द नोटिफिकेशन, बट सेंट्रल लेवल पे वो शायद पॉसिबल नहीं है। क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, वी हैव टू वर्क इट आउट कि ऑन द लॉन्गर टर्म वी कैन वर्क इट आउट, बट येस द बेस्ट आई नो कि उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइवेसी मेंटेन करने का है। कई डोनर्स कहते हैं कि हमारा डाटा नहीं लीक होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आए बट उसका कोई और तरीके से कॉल्स ना आए या यूज़ ना हो, वो मेंटेन होना चाहिए। साल में देखा बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है कि मेरी दोबारा से वही बात मैं कहूँगा कि हमें ब्लड्स को फिल करना, बैंक्स को फिल करना, हमारे लिए वो बैंक्स को फिल करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आज हमारे साल पहले ये कलेक्शन हुई होती तो इस 1.5 साल में ये चैलेंज नहीं रहा होता। एब्सोल्युटली। दीपक जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप, जैसे इन्होंने उमेश जी ने बोला और आई एम श्योर गवर्नमेंट की लिमिटेशंस भी रहती हैं, आपका जो इंटरनल डेटा है आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? आर यू अलाउड विद इन द क्लब्स और यू नो आर यू अलाउड टू मेंटेन दिस ट्रांसपेरेंसी एंड क्या आप इस पे काम कर पाते हैं? हम लोग बिल्कुल इस पे काम कर सकते हैं। हमारा अपना डाटा होता है, हमारे अपने डोनर्स होते हैं सारे, हमारे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इवन हम पहले मैसेजेस भेजते थे, ये किसी वजह से लॉकडाउन की वजह से हमारा थोड़ा सा बिहाइंड रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पहले कोई मैसेज ही नहीं जाता था, हर 3 महीने में पहले इंटीमेशन जाती थी। कुछ पीछे से कोविड्स की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने की वजह से और बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम लोगों की फ़ाइट हो गई ब्लड को लेके, तो थोड़ा सा बीच में लैक रहा है। हम उसको करेक्ट करेंगे और ये हमारी पॉलिसी पहले से ही हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई है, जो किसी वजह से नहीं हो पाई। अब हम इसको अच्छे लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपने बहुत अच्छी सजेशन दी है और मेरा ब्लड बैंक स्टाफ भी ये देख रहा होगा, अब उनको समझ आ जाएगा कि हमारे सर से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। और ये रोटरी ब्लड बैंक अगले 15 दिन में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देगा और आपको बहुत अच्छा फील आएगा। आपकी सजेशन मान ली गई है, थैंक यू और इसको फॉलो किया जाएगा। थैंक यू एकता जी। डॉक्टर विकास, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो जो लोगों को के मन में डर होता है, तो I'm not sure, I'm not the right person to say this, but is it possible that a healthy diet can quickly help? And you may want us to refer to someone else कि लेकिन एक अच्छी डाइट 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में अच्छा मतलब हीमोग्लोबिन लेवल को थोड़ा सा 2 पॉइंट अप कर दे और डोनर्स डोनेट कर पाएँ, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होता है? इस पे कुछ काम हो सकता है? डोनर्स की तो एकता जी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति भी ब्लड डोनेट करता है उसको 48 आवर्स के अंदर उसका फ्लूइड जो वॉल्यूम है वो उतना बराबर आ जाता है। ठीक है, 4 से 8 हफ्तों के अंदर उसके ब्लड की हीमोग्लोबिन की रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो इसमें हमें घबराने की कोई तब उनको काउंसलिंग की जाती है कि आप आगे कैसे इसको मेंटेन करें और दोबारा आएं? कुछ नहीं, वो जैसे ही ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनर देता है, उसको उस समय एक तो विटामिन सी की कोई चीज़ दी जाती है जिसमें विटामिन सी हो, दूसरा उसको प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स दिया जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, और उसको एडवाइस किया जाता है कि आयरन के लिए वो हरी सब्जियां खाएगा जी। तो ये हम उसको डोनर को एडवाइस कर दिया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया 4 से 8 हफ्ते के अंदर उसका हीमोग्लोबिन वापस उसी नॉर्मल रेशियो पे पहुंच जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है सर कि बहुत से बच्चे, युवा, बहुत सी महिलाएं, कोविड में बहुत सी महिलाओं ने काम करा। वीरा जो संगठन है, ग्रुप है, वो इसकी एक मिसाल है, लेकिन हम उनसे अलग से बात करेंगे किसी और कार्यक्रम में। तो ये सब डोनेट करने आए ब्लड और इनको 0.1 या 1% या 1 पॉइंट मतलब हीमोग्लोबिन पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप हेल्दी ब्लड डोनर नहीं हैं, और उनका जो पैशन और मोटिवेशन होता है वो एकदम से फिजल आउट कर जाता है। उन्हें लगता है कि रिजेक्टेड हमारे साथ नाम जुड़ गया। उस चीज़ को हम कैसे फाइट कर सकते हैं? तो उन्हें क्या कह सकते हैं कि आप
क्या तैयारी करके अगली बार आइए? एकता जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे लिए ब्लड लेना या ब्लड डोनेट करवाना ज़रूरी नहीं है। उस ब्लड डोनेट करवाने से पहले हमें सामने वाले व्यक्ति की, डोनर की, हमें उसकी सुरक्षा, बिल्कुल। उसका मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी सारी हिस्ट्री, जी। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। क्योंकि ब्लड हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डोनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट डोनर है। जाहिर है। अगर डोनर रहेगा तो ब्लड भी हमें मिलता रहेगा। जी। आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको एडवाइस करते हैं कि कैसे उनको हरी सब्जियां खानी चाहिए। खाने के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ खाएं। कोशिश करें कि अपनी जो सब्जियां हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तो ये कुछ छोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं कि छोटी छोटी चेंजेस हैं जिनसे उनका ब्लड जो है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो 5 से 6 महीने में नॉर्मल स्तर पे आ जाता है। वंडरफुल। तो कम से कम वो मोटिवेट होके जाते हैं कि अगर हम ये सब करके वापस आएंगे तो हमें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा और हम भी डोनर की लिस्ट और डोनर का टाइटल अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। ये मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोग का एस्पिरेशन difference- हम उनको देते हाँ, हैं कि आज aspiration। रिजेक्टेड हो, आज कोई बात नहीं, लेकिन आप कल यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस। हाँ, करेक्ट। एंड दैट इज हाउ इट विल बिकम कूल दैट यू नो Cool। आई एम अ डोनर नाउ। मुझे ऐसा लगता है शायद सवाल आ रहे हैं। प्रताप जी, कोई सवाल है हमारे पास क्या? हाँ जी। विजेंद्र सौरभ जी हैं, उनका सवाल है, यह बात ठीक है कि रक्तदाता बड़े हैं, पर रक्तदाता को किसी भी प्रकार का उपहार देना स्वैच्छिक रक्तदान नहीं माना जाता। यह प्रबोधन की परिधि में आता है। हर तरह के उपहार बंद होने चाहिए। हमें बिना किसी उपहार की बजाय 100% स्वैच्छिक रक्तदान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विजेंद्र जी की बात का मैं बिल्कुल अनुग्रहण करता हूं और विजेंद्र जी ने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसके बारे में पहले भी कुछ बोलना चाह रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो गिफ्ट्स के लिए ब्लड डोनर बनते हैं या अपना रक्तदान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक जेस्चर के लिए कि देखो मैंने ब्लड डोनर हूँ, मैंने आज ब्लड दान दिया है। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फी खींच के पोस्ट करते हैं जी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, इट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस, एब्सोल्युटली मोस्ट हाईएस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस जो स्वेच्छा से दान करता है, उसके लिए मेरे दिल से, मेरे मन से उसको आदमी को शत शत नमन है। और ये एक हाईएस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस है। इससे बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे फिर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, विजेंद्र जी ने जो बात कही वो सही है, पर यहाँ मेरा मतलब या किसी का भी मतलब इस बात से नहीं है कि हम किसी भी ब्लड डोनर को उपहार दें इसीलिए वो अगली बार आएगा। दिस इज़ नॉट अ टिप। हम होटल में टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विसेज, हम टिप्स नहीं दे रहे कि वो अगली बार आएँ, लेकिन अगर हम किसी के जज्बे को रिकग्नाइज करते हैं तो रिकग्निशन से व्यक्ति, डोनर कोई भी हो, मोटिवेट होकर जाता है ताकि वो दोबारा आए। इस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। और जब ऐसी संस्थाएं जो फ्री में ब्लड दे रही हैं, बट पॉइंट टेकन विजेंद्र जी। हाँ जी। एक सवाल है परशुरामन जी का, देयर आर सम पीपल हु आर हेजिटेट टू डोनेट ब्लड फॉर एन इमरजेंसी within their family and looks for people for outside. It is such a sorry state of affair of our people on blood donation. जो आपने कहा था कि जी मैंडेटरी किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा है, सही कह रहे हैं, उनका सही सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास हर दिन ANC केसेस हैं, ट्रॉमा केसेस हैं, एनेमिक केसेस हैं जिनके अंदर खून कम है। वो उनके परिवारगण वाले आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, उनके माता पिता आते हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि अगर आप हमारे यहाँ से ब्लड ले जा रहे हैं तो आपको ब्लड देना पड़ेगा। इस चीज़ का कोई कंपल्शन नहीं होता। लेकिन वी ट्राई टू मोटिवेट देम, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप 4 जने आए हैं, आप 1 यूनिट 2 यूनिट ले जा रहे हैं, तो आप कम से कम 1 यूनिट अगर आप रक्तदान कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम उन्हें बहुत मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। लेकिन शायद गवर्नमेंट मशीनरी बहुत स्वीट है अपनी अप्रोच में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसीलिए इस चीज़ को मैंडेट बना चुके हैं कि आपको डोनर देना ही पड़ेगा। अब आप अपने परिवार से दें या बाहर से लाके दें, पर ये बहुत शर्मनाक है। परशुरामन जी, आपका कहना ठीक है कि ये बहुत शर्मनाक है। इट इज़ शेमफुल कि हमें इस चीज़ को मैंडेट बनाना पड़े। ये तो फिर दान तो स्वैच्छिक ही होता है, ज़बरदस्ती तो एक जॉब होती है। तो अगर स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, देन ओनली इट इज़ डोनेशन। बट येस, आई थिंक पीपल मस्ट बी अवेयर कि अगर आप ले रहे हैं कुछ कहीं से जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है एक्सेप्ट द ह्यूमन बॉडी, देन यू मस्ट रिटर्न इट इन सम मैनर। एकता जी, मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, एक रक्त ही ऐसी चीज़ है जो कहीं नहीं बनती है, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है।
ना आप इसको कहीं से खरीद सकते हैं, ना आप इसको बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी जो ब्लड लेना तो चाहते हैं लेकिन उसको डोनेट नहीं करना चाहते, तो मेक इट ए पॉइंट। अगर आपने कभी खून लिया है, कभी ब्लड डोनेशन ली है कहीं से, तो अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आज ही जाके या कल जाके खुद स्वेच्छा से दान करके आएँ। बहुत अच्छी। हाँ जी। परवेश मलिक जी का सवाल है, हमें कई बार ऐसे सुनने में आता है कि जब जरूरत होती है तो रक्त नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल है कि आप ब्लड बैंक में क्या सूचना पट पर लिखा होता है कि किस किस बच्चे को चढ़ाया गया, और फरीदाबाद में कितने बच्चे हर महीने कितने यूनिट उनको जरूरत पड़ती है? मैं बताना परवेश जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये आरटीआई के तहत एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, उसके तहत हम किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिख सकते सूचना पट पे। हाँ, हम सूचना पट पे ये ज़रूर लिखते हैं कि कितने विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं और उन ब्लड ग्रुपों की कितनी यूनिट आज हमारे पास वस्तु स्थिति में आज हर दिनांक को है। तो ये सूचना पट हम डेली सुबह बनाया कंप्लीट किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन हम आपके सूचना पट पे रखते हैं और ये कोई भी जाके वहाँ देख सकता है। मैंडेटरी है ये। तो एक हिमांशु है, उनका सवाल है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या कोई इस तरह की नीति पॉलिसी बनाई जा सकती है जिसको अगर हम लागू करें तो रक्तदान की कमी को रोका जा सके? देखिए जी, बिल्कुल सरकार इस बारे में बहुत दुरुस्त हैं। सरकार देख रही है, सरकार से पॉलिसी नई नई बन भी रही हैं। जैसे कि अभी अभी उमेश जी ने आपको बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो हमारे चेयरपर्सन सिविल सर्जन जी हैं, उनकी ही सूचना के आधार पे या उनकी ही परमिशन के बाद ही कोई ब्लड कैंप लग सकता है। और नॉर्मल डेज़ में तो 15 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, कोई भी लगवाना चाहता हो ब्लड कैंप। और अगर जैसे कि आज वस्तु स्थिति है, आज संवेदनशील माहौल है कोरोना के कारण, तो ऐसी महामारी के समय आपको 3 दिन पहले आपको अपना प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आप स्वेच्छा से ब्लड कैंप लगा सकते हैं। एक मेरा सवाल भी है, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ब्लड को खरीदने की जरूरत ना पड़े और वो फ्री में मिले फरीदाबाद? ये लीजिए। ये तो आप दोगे? आप बोलिए, तो दे दो, नहीं दे सकते, आप दे दो। देखिए सर, ये आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है और ये ना सवाल प्रताप जी बहुत लोगों का है। हमें इसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टेक्निकलिटीज़ जो आज पर्पस था हमारा इस मीटिंग का, वो यही था कि हमारे जो चीज़ें मिथ हैं या एक टेक्निकलिटीज़ जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। ये चीज़, आपका ब्लड जब लिया जाता है ब्लड कैंप्स के अंदर, वहाँ पे स्टार्ट होता है काम कि सबसे पहले आपका टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पे स्टाफ इन्वॉल्व होता है, ब्लड बैग इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद वो ब्लड बैंक तक जाता है। उस ब्लड बैंक के अंदर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मल्टीपल ऑफ टेस्ट होते हैं, जो इसकी लगभग मार्केट वैल्यू, अगर आप वो टेस्ट एक लेबॉर्ट्री से कराने जाते हैं तो लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक के वो टेस्ट आपके ब्लड के होते हैं। उसके बाद में उस ब्लड को स्टोर रखा जाता है 30 to 35 डेज विद ए प्रिस्क्राइब टेम्परेचर के साथ में, और उस टेम्परेचर को 24 आवर्स बैकअप के साथ में मेंटेन किया जाता है। फिर एक स्टाफ होता है, जब आपका ब्लड जिसको ज़रूरत होता है वो आता है अपने पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर, उस पेशेंट के ब्लड सैंपल के साथ उस ब्लड को मैचिंग किया जाता है। इतने सारे टेस्ट और प्रोसीजर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये ब्लड कभी भी खरीदा या बेचा नहीं जाता है। ये ब्लड की एक टेस्टिंग की कॉस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने, एक टेक्निकल टीटीआई कमेटी होती है जो हर साल इसका एस्टिमेशन लेती है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई ऑल्सो गॉट द चांस कि मैं इस टीटीआई कमेटी के अंदर मैं इन्वॉल्व रह चुका हूँ पीछे कुछ सालों में, जिसके अंदर कॉस्ट पे हम लोग 2014 में मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर सभी ब्लड बैंक्स, सभी एनजीओस को इनवाइट किया गया था जो स्टैंड अलोन ब्लड बैंक्स भी हैं, कि हम लोग कॉस्ट के ऊपर बात करें और इसको कम से कम रखा जाए। तब इसको 1450 रुपये मिनिमम कॉस्ट रखी गई थी कि ब्लड बैंक के जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप कैसे कवर करोगे। तो जो पेशेंट है उस पेशेंट के लिए जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने सारी सर्जरीज़ की हर चीज़ की कॉस्ट होती है। इसी तरीके से ब्लड को मेंटेन रखने की और उसकी टेस्टिंग की ये चार्ज है। तो वी कॉल इट एज ए टेस्टिंग चार्ज, वी आर नॉट टेलिंग इट्स ए वैल्यू ऑफ ब्लड, इट्स ए टेस्टिंग चार्ज जो हर ब्लड बैंक चार्ज करता है। और जैसे दीपक जी ने बताया कि 35% ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है
कि जैसे हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे हैं या जो साई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों का फ्री ऑपरेशन होता है, वहाँ पे ऐसे गरीब लोग आते हैं या ऐसे लोग आते हैं जिनको हर महीने में 4-4 यूनिट 5-5 यूनिट चाहिए, उनके लिए वो ब्लड की टेस्टिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। वो टेस्टिंग चार्ज ना लेने का मतलब है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके अंदर टेस्टिंग चार्ज नहीं चार्ज किया तो वी कॉल इट, अभी ये 1650 रुपये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। आफ्टर ये इलेक्ट्रिसिटी और सब चीज़ें बढ़ने के बाद में कम से कम 1650 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं। कई ब्लड बैंक्स अदर भी चार्ज कर रहे हैं बिकॉज उसके उनके जस्टिफिकेशंस हैं। कई अदर टेस्ट भी हैं, जैसे नेट टेस्ट है, अगर वो टेस्ट आप कराने जाते हैं तो शायद आज ब्लड बैंक को नेट टेस्ट कराने का 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है। जो फैसिलिटी सेंट्रलाइज फैसिलिटी है या अब बड़ी लैब के पास में फैसिलिटी है और आज उसकी मशीन लेके अपने यहाँ पे लगाने की कॉस्ट बहुत हाई है जिसको कवर नहीं किया जा सकता। तो अगर बच्चों को, अभी हम लोग गवर्नमेंट के साथ में ये नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों को HIV के चांसेस, HCV के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर प्रोन टू इन्फेक्शन, तो नेट टेस्टेड ब्लड उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे विंडो पीरियड कम हो और उन बच्चों को प्योर टेस्टेड ब्लड मिले। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बिकॉज मेरे साथ हरियाणा में बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे अटैच हैं। पिछले साल के अंदर रोहतक PGI के अंदर 525 बच्चे थैलेसीमिया के जिनको ब्लड चढ़ता है, 525 बच्चे हैं सिर्फ रोहतक थैलेसीमिया, रोहतक के PGI में जिनको ब्लड चढ़ता है। अभी इस समय 542 बच्चे हैं आज की डेट में। इन बच्चों में से पिछले साल के अंदर 22 बच्चों को HIV पॉजिटिव आया। वो बच्चे पहले ही थैलेसीमिया से लड़ रहे हैं, आज उनको फिर इस ब्लड की वजह से HIV पॉजिटिव आना पड़ा क्योंकि वो नेट टेस्टेड ब्लड नहीं था। तो ये सारे चैलेंजेस इन बच्चों को फेस आउट होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं अब चैरिटी लेवल पे इस बात को मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास रोटरी का एग्जांपल है कि 35% ब्लड हम लोग कहते हैं 12,000 से 13,000 यूनिट दीपक जी आपके यहाँ कलेक्ट होते हैं। अगर आप कहते हैं उसका 35% ब्लड हम यूज़ करते हैं चैरिटी के लिए, तो अराउंड 4,500 टू 4,800 यूनिट का हमारी चैरिटी होती है। तो वो 1650 इंटू दैट नंबर आप कर लीजिए। इसके लिए अगर जो बैलेंस लोग हैं, जो एलिजिबल हैं, जिन लोगों को कभी कभी सालों में एक आध बार अपने पेशेंट के लिए रक्त की ज़रूरत पड़ रही है, अगर वो 1650 रुपये पे आउट करते भी हैं तो ये चैरिटी कैसे चलेगी। हमेशा कभी भी डोनर्स के बेसिस पे एक रेगुलर प्रोजेक्ट नहीं चल पाता, उसको सेल्फ सस्टेन बनाना पड़ता है, उसके खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, 1 लाख से ऊपर का ब्लड बैंक का बिजली का बिल है हर महीने का, उसके अलावा जनरेटर चलते हैं। तो ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? 1 लाख से 3 से 3.5 लाख रुपए का स्टाफ का बिल है आपका। तो आपको एक ब्लड बैंक चलाना 5 लाख से ऊपर का महीने का खर्चा है। ये खर्च अगर ब्लड की टेस्टिंग चार्ज के तौर पे नहीं लिया जाएगा और उसके बाद आपके ब्लड के रीएजेंट्स और केमिकल्स, इतनी सारी चीज़ें, प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, अगर उसको नहीं लिया जाएगा तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। कब तक आप चैरिटी करते रहोगे? हर महीने कौन आपको 5 लाख रुपए ला के देगा उस खर्चे को पूरा करने के लिए? अगर कोई डोनर दे सकता है 5 लाख की ये कमिटमेंट दे सकता है तो हम इस ब्लड बैंक को फ्री कर सकते हैं। 100% फ्री ब्लड बैंक हम कर देंगे अगर हमें 5 लाख रुपए महीना कोई कमिटमेंट के साथ हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दें। गलत, इससे बेटर जस्टिफिकेशन अभी आपको रिप्लाई मिल गया होगा इस पर। परवेज जी का एक और सवाल आया है। सवाल तो खैर पहले ही लिखे हुए हैं बहुत से लोगों ने जी। क्या इसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाती हैं, तो क्या सारा का सारा रक्त उन्हीं बच्चों तक पहुंचता है जो केवल थैलेसीमिया के लिए लगाते हैं? दीपक जी आप बताइए। जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कैंप हम जो लगाते हैं, थैलेसेमिक बच्चों के लिए भी कैंप लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ब्लड सारा ही थैलेसेमिक बच्चों को चढ़ता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, गलत बात। कोई भी इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट केस है, प्रेगनेंसी केस है, या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी सर्जरी है, हमारा पहले टारगेट ये होता है किसी नीडी को ब्लड की शॉर्टेज की वजह से मरने ना दे। वो थैलेसेमिक बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है हमारे दरवाजे से जब एक भी थैलेसेमिक बच्चा वापस नहीं जा रहा तो आप सोचिए फिर उसमें कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन की कोई बात ही नहीं है। हमारे ब्लड बैंक से जब कोई वापस ही नहीं जाता, ब्लड अगर अवेलेबल है,
आज इमरजेंसी है किसी एक्सीडेंट केस के लिए, मैं कहूँ कि 3 दिन बाद मेरा थैलेसीमिक बच्चे के लिए मुझे ब्लड चाहिए, मैं उसको नहीं रोक सकता। मेरा पहला फ़र्ज बनता है मानवता के नाम से कि मैं उस नीडी को इमीडिएट ब्लड दूं और उसकी जान बचा लूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैलेसीमिया के नाम पे हम कल कलेक्ट कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने अगर थैलेसीमिक बच्चों के नाम से कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है, 100% मैं वो थैलेसीमिक को नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लड की शेल्फ लाइफ भी है। आप उसको कब तक स्टोर करोगे? थैलेसीमिक बच्चों को हमेशा फ्रेश ब्लड चाहिए सर। अगर आप उनको विद इन अ वीक का ब्लड चाहिए, 7 डेज का ही ब्लड चाहिए, हम उसको ऐसा नहीं है कि 7 दिन के बाद वाला ब्लड दे दें, नो नेवर। आप समझ गए ना? कुछ लोगों का ये मिथ है और मानना भी है कि अगर ब्लड डोनेट करना है तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में मरीज को जाके हम ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन कैंप्स में नहीं देंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक स्कैम है, कालाबाजारी होती है। तो मैं क्लैरिफाई करूंगा इसमें। सर आप कर लीजिए। हाँ, मैं क्लैरिफाई करूंगा। डॉक्टर विकास शर्मा जी ने और अपने अरोड़ा साहब ने बहुत ही अच्छे से पीछे अभी एक्सप्लेन किया आप सब लोगों को। जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने मुंबई का बताया, अमृतसर का बताया, जब भी कभी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, आप इमीडिएट जाके जो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, उसको 18 से 24 घंटे लगते हैं उसको प्रोसेस करके देने में। आप सोचो इमरजेंसी मुझे अभी है और आप कहें कि मैं जाके ब्लड डोनेट करूंगा, पहली बात तो आपकी बस वो 24 घंटे का प्रोसेस है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ब्लड बैंक्स को सपोर्ट करना चाहिए। ब्लड बैंक में ब्लड की अवेलेबिलिटी रहेगी तो कभी भी किसी को समस्या नहीं आएगी। हम मतलब समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो इस सेवा के कार्य में आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड होना चाहिए, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक हो, चाहे कोई चैरिटेबल ब्लड बैंक हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक हो। मैं इसमें एक बात दीपक जी की ऐड ऑन करूँगा। 3 मेजर एग्जांपल्स हैं हम लोग इंडिया के अंदर। वी आर कैपिटल ऑफ थैलेसीमिया। इंडिया सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया आज की डेट में इंडिया में है। वी हैव हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग ओवर ब्लीडिंग इन डिलीवरी टाइम। वी आर एट द हाईएस्ट रेट ऑफ डेथ आफ्टर द एक्सीडेंट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड या ओवर ब्लीडिंग। ऑल इंडिया वर्ल्ड में इस समय हाईएस्ट स्टेज पे है कि जब एक्सीडेंट होता है और वक्त पे ब्लड नहीं मिलता, वक्त पे ब्लड नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उस समय भागने की कोशिश करते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है और तब तक ओवर ब्लीड हो चुका होता है पेशेंट और डेथ हो जाती है उसकी। मैक्सिमम ट्रॉमा केसेस डॉक्टर साहब यही होते हैं, ओवर ब्लीडिंग इज द मेन रीजन। आई हैव सीन दिस, आई वाज बिफोर आरएमओ बिफोर दिस पोस्ट, तो आपकी कैजुअलिटी इमरजेंसी और मॉर्चुरी वाज मेरे अंडर ही थी। तो मैं वहाँ जब खड़ा रहता था, कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा कोई केस आया तो 4-5 लोग होते थे पेशेंट के साथ जी, लेकिन जब ब्लड देने वाली बात आती थी तो कोई भी नहीं दिखता था। दैट इज़ द मेन हैसल। ये एक सबसे बड़ा इशू है, सबसे शर्मनाक बात है कि खून की कमी के कारण जान चली गई। तो इसमें आपकी बात को मैं एक बार और ऐड ऑन करूँगा। हम लोग क्या करते थे, हम अपना उनका फॉर्म भर के और उसका नाम लिख के फटाफट अपने ब्लड बैंक से आरबीटी ब्लड लेके आते थे। मेरा कहने का मतलब अगर सब लोग ब्लड स्वेच्छा से देने लग जाएं तो फिर ब्लड की कमी ही नहीं होगी। और हम इस चीज़ में जो डेथ रेट है उसको कम कर सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे भी और एक्सीडेंटल टाइम में। प्लस दूसरी बात, क्योंकि मैं इस चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ लाइव डोनर के केसेस के अंदर, आपको लाइव डोनेशन ज़रूरी है, क्योंकि आपको प्लेटलेट भी चाहिए, आपको ग्रैनुलोसाइट की डोनेशन भी चाहिए और कुछ % तक जो हॉस्पिटल्स के रिप्लेसमेंट भी हैं। बट मैं आपको दीपक जी से बिना पूछे मैं आपको इस बात पे एश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसे चाहते हैं कि हाँ हम ब्लड डोनेशन सिर्फ डायरेक्टली पेशेंट को करेंगे, कैंप में नहीं करेंगे, तो आप हमसे लिस्ट लीजिए कि आप नॉमिनेट कर लीजिए कि सिर्फ इस थैलेसीमिया के बच्चे के लिए आप डोनेट करेंगे। उसके लिए आपको उस समय आना है कि कल उस बच्चे को चढ़ना है ब्लड, आप उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे पास आके ब्लड डोनेट कर लीजिए। हम उस बच्चे का नाम, पेशेंट का नाम आपके हाथ में रखेंगे और आप उस बच्चे से कंफर्म कीजिए। क्यों दीपक जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप उस बच्चे से कंफर्म कीजिए कि हाँ आपको वो ब्लड मिला, तो वो आपका ब्लड हम उसी के लिए देंगे। बट इसके अंदर भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि एंटीजन टेस्टिंग भी होती हैं। हो सकता है आपका एंटीजन उस बच्चे से मैच ना करे, काफ़ी सारी टेस्टिंग्स होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटीज़ टेक्निकली हमें सब देखनी होंगी। तो आप इस चीज़ को कभी भी ना घबराएं, ब्लड कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आपकी जो भी डोनेशन होगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जान ज़रूर बचाएगी, उसकी इमरजेंसी में काम ज़रूर आएगी, उसको हम लाइव देंगे। एक सवाल डॉक्टर साहब से भी है मेरा कि जब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है हाल फिलहाल में, एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था वॉल स्ट्रीट में,
तो उसमें कुछ लोगों को ब्लड देने के बाद जहाँ पे वो इंजेक्ट करते हैं वहाँ पर रैसेस हुए और थोड़ा सा घाव भी हुआ। उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डरे थे इस चीज़ से। नहीं जी, उसका कोई ऐसा मेन कारण नहीं होता। जब स्कैल्पल वेन जब हम नीडल निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी समय स्वैब होता है, स्टरलाइज स्वैब लेके उसको वहाँ रख के और उसको प्रेशराइज करके उसको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं या बाई चांस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है या वो गिर जाता है, तो ये छोटे मोटे मसले होते हैं। इसमें जो वहाँ पे स्टाफ होता है उनकी गलती है या देखो दोनों की ही गलती हो सकती है। स्टाफ ने तो बता दिया, हो सकता है जो डोनर है उसने ध्यान नहीं दिया हो। तो हम जैसे आप कह रहे हैं हीलिंग टाइम का डिफरेंस भी आता है कि टॉप प्लेयर तुम्हारी हील कर गई बट अंदर अभी ब्लीड हो रहा है, अभी हीलिंग नहीं हुई प्रॉपर्ली। ऐसे केसेस में घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। इट विल टेक 2 days, वो अपने आप रैश वैश जो आप बोल रहे हैं वो सब ठीक हो जाता है। इट्स अ माइनर कॉम्प्लिकेशन। क्वेश्चंस मुझे पता है आते रहेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, पर ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि इस एक का सेशन से आपके कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला होगा। वैसे हम आपसे ऑफलाइन इनवाइट कर रहे हैं, आपके जितने क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ भेजते रहिए, सजेशंस हैं तो भेजते रहिए, तन मन धन ज्ञान से कंट्रीब्यूट करते रहिए। हम इनकी डिटेल्स इनकी परमिशन से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप सर वन बाय वन what message would you like to give, and then I will summarize this session. Let's start with Deepak ji. A session to the people here. दोस्तों, आप सब लोग इस नेक कार्य में अपना योगदान दें। रक्तदान महादान, मैं हाथ जोड़कर विनती हमेशा करता आया हूँ और आप लोगों से विनती करूँगा, आप लोग फरीदाबाद वासी जो भी हमें सुन पा रहे हैं, हमारे को सपोर्ट दें, क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप लोग हमारे को सहयोग देंगे तो हम ये समाज का जो सेवा का कार्य है हम इसको बखूबी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा धन्यवाद आप सब लोगों को। डॉक्टर साहब, मैं विशेषकर अपने युवा भाई जो हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़कर आएँ और कंधे से कंधा मिला के अपने उमेश जी से, अपने रोटेरियन दीपक जी से इनके साथ मिलके और पूरे सहयोग करें और जितने से जितना ज़्यादा रक्तदान ये दे सकेंगे, जितना रक्त डोनेट हो जाएगा, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा आपको, इट इज़ द हाईएस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस। इससे ज़्यादा दयालु नहीं हो सकते आप, कोई कार्य नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे यही आग्रह रहेगी और आपसे गुजारिश भी रहेगी कि आप तन मन धन से इस सेवा में भाग लीजिए, है ना। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। उमेश जी। एकता जी, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, दुआओं के लिए उठे हुए 100 हाथों से एक वो हाथ हमेशा पूजा जाता है जो सेवा के लिए उठता है। बहुत अच्छे। और वो सेवा का हाथ आपके हाथ से निकला हुआ रक्तदान, जिसको जीवन दान मिलेगा, हर वो थैलेसीमिया का बच्चा और उसके पेरेंट्स हर 15 दिन बाद उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि आज उस बच्चे को नया जन्म मिलता है आपके ब्लड से। तो कृपया उन बच्चों को जन्मदिन पे हर 15 दिन बाद उनका बर्थडे का रीज़न बनने के लिए आप लोग आगे ज़रूर आइए। कॉन्टीन्यूसली हर 3 महीने बाद अपने आप रक्तदान कीजिए। कोई नोटिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं। आप सबको एक युवा हैं, अपने मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन लगाइए कि मेरा 3 महीने पूरे हो गए हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ब्लड डोनेशन करनी है। साथ ही साथ 18वें बर्थडे पे अपने परिवार के बच्चों के 18वें बर्थडे पे उनको तैयार रखिए कि तू 18 साल का होने वाला है। जिम्मेदारियों के साथ साथ ब्लड डोनेशन भी तेरी एक लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरू हो जाओ, 18वां साल हो गया, अब ब्लड डोनेशन रेगुलर शुरू कर दो। तो कृपया रेगुलरली हमें इस मानवता के काम में, लाइफ सेविंग काम में सबकी सपोर्ट, कहीं पे भी आप हैं, कहीं पे भी सुन रहे हैं, रेगुलरली ब्लड डोनेशन कीजिए। हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करके किसी ना किसी को जीवन दान ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच NCR न्यूज़ का, एकता जी का, प्रताप जी का और उनकी पूरी टीम का हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आगे भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहें ताकि लोगों को मिथ्स ख़त्म होते रहें और उनको जागरूकता आए ब्लड डोनेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, आई थैंक ऑल आवर स्पीकर्स एंड गेस्ट्स टुडे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और बिल्कुल सही कहा उमेश जी ने, जैसे ही हम 18 के होते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लाइसेंस टू ड्राइव, लाइसेंस टू ड्रिंक लिकर और देन प्रॉब्ली लाइसेंस टू गेट मैरिड। लेकिन हम वोट
ब्लड डोनेशन ऐसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। एक यूटोपियन वर्ल्ड या एक आइडियल सिचुएशन ये होगी कि जैसे ही हमारा बच्चा 18 साल का हुआ और वो हमसे ये बोले कि वाओ टुडे आई हैव टर्न्ड 18, वेयर कैन आई गो टू डोनेट ब्लड, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग इन द RTO लाइन टू गेट योर लाइसेंस डन, please stand in front of a blood bank and say I want to donate blood today because I am a responsible citizen of India. This country is giving me so much. इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मेरा न्यूज़ NCR की तरफ से, न्यूज़ NCR की टीम और इन सब की तरफ से ये आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ ब्लड डोनेशन के लिए आगे आइए। हैव फेथ इन द कंट्री, हैव फेथ इन द सिस्टम। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और कुछ नहीं हो सकती। वी वेलकम ऑल क्वेश्चंस एंड सजेशंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स जो अभी या बाद में देखेंगे, और अगर आप इन तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी वजह से, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इनसे कनेक्ट करवाएंगे। कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वंस अगेन थैंकिंग आवर गेस्ट्स फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस, इतनी क्लैरिटी और इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी देने के लिए सर। एंड कल हम फिर आपके सामने 4 बजे हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।